आज हम नहीं बात करेंगे उस महकमे की जिसके पास है संविधान और उसकी धाराएं समाज में सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू कराने की। आज हम नहीं बात करेंगे उस चुनावी समर की, उस घोषणा पत्र की जिसमें लिखे होते हैं लोक लुभावने वादे। इन सबसे इतर आज हम बात करेंगे उस विभाग की और उस विभाग के मुखिया की जिनके पास जिम्मेदारी है दूर दराज के ग्रामवासियों और खासकर महिलाओं को आजीविका दिलाने की और उन्हें समाज में नई पहचान दिलाने की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। मैं हूं सुषमा। आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री LM बेलवान। सर, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं शुरुआत करूंगी आज जो समय चल रहा है कोरोना महामारी का, इसमें आपने अपने आप को कितना प्रोटेक्ट किया है और अपने घर वालों को और साथ में आपके विभाग को? कोरोना से जहाँ नुकसान हुए हैं वहीं कुछ फ़ायदे भी हुए हैं जी। नुकसान ये हुआ कि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं समाज में, और हम कई काम ऐसे हैं जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम घर और ऑफिस में ही रहते हैं। जी। फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो खास हैं अपने बच्चे हैं वो भी जब से कोरोना शुरू हुआ हमारे घर में आ गए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। अच्छा। हमने सोचा भी कभी नहीं था कि एक बार फिर हमें अपने बच्चों के साथ इतना लंबा समय बिताने का, घर में बिताने का मिलेगा। वो समय हमको मिला है, इसलिए हमको खुशी है। हाँ, क्योंकि हम इतने बिजी रहते तो इतना वक्त भी नहीं दे पाते, लेकिन इस वक्त देने का एक बहुत अच्छा समय मिला है। ये मैं जानना चाहूँगी कि इस विभाग से जब आप रिटायर हुए थे उस समय आपकी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं थी उन्होंने आपको एक भावभीनी विदाई दी थी। उस क्षण के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या और कैसा क्षण था वो? एक यादगार क्षण था, कभी नहीं भूलने वाला क्षण था, लेकिन साथ में ये भी कभी नहीं सोचा था कि दोबारा एक बार फिर मुझे अवसर मिलेगा कि मैं उन लोगों के संग काम करूं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोचता था ऐसा होना चाहिए जो मैं नहीं कर पाया, संभव तो वो सब करने का मुझे पुनः अवसर मिला। मतलब एक बार और फिर आप उसी नई ऊर्जा से और नए एक कॉन्सेप्ट को लेकर फिर से आप आए कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए थे उसको हम फिर से एक नई दिशा देकर और नए तरीके से करेंगे। उससे और अधिक ऊर्जा है जी। लेकिन साथ में है कि जो सरल काम थे वो सारे कर दिए हैं, अब जो काम करने हैं वो कठिन है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वापस इस विभाग में आए एक नई ऊर्जा के साथ में और इस विभाग को एक नए मुकाम पर आप लेकर जाएंगे। धन्यवाद। ये भी जानना चाहूँगी कि जब आपने दोबारा इस विभाग को ज्वाइन किया और फिर आप रिटायर हो के आपने सोचा अब हम घर में रहेंगे, आपके घर वाले बड़े खुश होंगे कि नहीं अब तो इन्हें समय मिला है कि घर में समय बिताएंगे, लेकिन अब आप फिर से आप ज्वाइन हो गए तो अब घर वालों का क्या रिएक्शन है? नहीं, घर वाले भी थोड़ा बहुत बोर हो गए थे। अच्छा। हाँ। हालांकि 2 साल जो हमने 1.5 साल लगभग रिटायरमेंट के बाद बिताया, काफ़ी अच्छा समय बिताया हमने, अपने परिवार के संग अच्छे क्षण बिताए, हम घूमने भी इधर उधर गए। अभी जैसे आपको मुख्यमंत्री जी ने फिर से इस विभाग की कमान सौंपी है, ये मेरा सौभाग्य है कि ये बहुत कम होता है ऐसा, मेरे को तो कोई भी ऐसा उदाहरण पता नहीं है जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी पद से रिटायर हुआ हो और वापस उसी पद पर उसको काम करने का अवसर मिले, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और मुझे इस लायक समझा गया है। इसका मतलब मेरे से अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और मैं प्रयास करूंगा इस उत्तरदायित्व को और अच्छी तरह से निभाने का। और जो भी मेरे से अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा सीधी सी ये है कि जो महिलाएं जिनके संग हम काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण निर्धर महिलाएं हैं जिनको हमें समूहों से जोड़ना है, संगठित करना है, जिनकी हमें आजीविका सुदृढ़ करनी है और संवहनीय आजीविका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स तक उनको ले जाना है, ये काम किया जाए, कम समय पे किया जाए और अच्छी तरीके से किया जाए, ये अपेक्षाएं हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं करूंगा और वास्तव में मैंने करना शुरू भी किया है। और ये एक ऐसा कार्य है जिसका परिणाम तुरंत नहीं आता है, समय लगता है, आने वाले समय में परिणाम दिखेंगे। और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो महिलाएं ग्रामीण हैं, वो भी, उनको भी इस बात की खुशी है कि मैं दोबारा उनके संग काम करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जो कोरोना का एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि अभी उन लोगों से रूबरू होकर बात करने का अवसर नहीं मिल रहा है, सामने उनके जाके बात करने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से मैं लगातार संपर्क बना हुआ। लेकिन इस बात का भी एक बहुत अच्छी बात हुई है इस कोरोना के समय में कि लोग और डिजिटली साउंड हो गए। अब डिजिटली जो काम होता है पैसे ट्रांसफ़र करने का, ये सब चीज़ें शायद वो लोग और बहुत अच्छे से सीख गई है। हमने तो पहले भी, जहाँ तक पैसे ट्रांसफ़र करने का प्रश्न है
एक हमने अपना सूत्र ही बनाया था कैशलेस ट्रांजैक्शन का जी जी जी। कि सब लोग कहीं भी कोई नकद संव्यवहार नहीं करें, और काफ़ी हद तक उसमें वो सफल भी हुए हैं। जहाँ तक बात करने का प्रश्न है, पहले जो लोग फ़ोन पे बात करते थे, अब वो फ़ोन पे वीडियो कॉल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनसे बात करें और उनकी बात सुनें, और उनके अच्छा काम वो अगर कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम गाइड करें, मार्गदर्शन दें। ये उम्मीदें बनी रहती हैं, कोशिश करेंगे कि इस उम्मीद पे हम खरे उतरें। सर, आपने जब इस विभाग को छोड़ा था, उस समय के बाद कुछ समय तक हमने देखा शून्य की एक स्थिति आ गई थी। जो शून्य की स्थिति में जो बैकलॉग था, उसको कैसे भरा जा रहा है और क्या आगे आप उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? शून्य की स्थिति का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी नया व्यक्ति नए विभाग में जाता है तो उसको समय लगता है समझने में, और यहाँ पर इतनी वैरायटी है काम की, और जो रूटीन काम और विभागों में होता है उससे हट के यहाँ पर काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा अभी पिछले 7-8 महीने से जो विपरीत असर पड़ा है वो कोरोना की वजह से पड़ा है, क्योंकि यहाँ अगर आप लगातार कम्युनिटी के संपर्क में नहीं रहते हैं तो फिर उनसे संपर्क जब छूट जाता है, आपकी दूरियां बढ़ती हैं, तो काम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है। मैं पहले भी इस बारे में मैंने कई अवसरों पर ये कहा है कि यहाँ हमारे मिशन की जो सफलता है, इसकी जो कुंजी है, जो की है, वो ये है कि जो प्रथम दिवस से हम जिन महिलाओं के संग, जिन हितग्राहियों के संग काम कर रहे थे, उनसे आज भी जुड़े हुए हैं। जी। वो दूरभाष से या वीसी से नहीं, उनको व्यक्तिगत रूप से आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बहुत प्रश्न होते हैं, उनका समाधान वहीं हो सकता है। तो मैं तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कोरोना को मानता हूँ। ओके। तो सर, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अब आपने इस विभाग को पुनः एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की, उसके बारे में हम बात करेंगे। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल, तो नंबर 1 चॉइस में आता है महुआ हाउस ही आता है आजकल तो। दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समा हो तो टेस्ट ऑलरेडी दोगुना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी जिसने 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया राजस्थानी। चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। This place is super awesome. It's super fun. Told all my friends come visit. हमेशा आइए, यहाँ पे बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। That's very good. सर, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जी, अब सर thank जानना you. चाहूँगी कि जो विभाग में आपने अब एक नई जान डालने की कोशिश की है, इसमें क्या नई योजनाएं आप लेकर आए हैं जो अभी महिलाओं के लिए मतलब कारगर साबित हो रही है? अभी तक देखिए, हम चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, अब हमें दौड़ना है, और दौड़ना है, दौड़ने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि हम दौड़ में आगे ही बढ़ते रहें, गिरे ना, कहीं पर बैठे ना। तो इसके लिए अभी राज्य सरकार ने भी जैसे एक ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, चीफ मिनिस्टर रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की है, जिसमें ग्रामीण ऐसे व्यक्ति जो या तो माइग्रेशन के लिए बाहर गए थे वो वापस आ गए हैं, या जो लोग किसी चीज़ की बिक्री एक बैठ के करते हैं, या ठेले से करते हैं, या साइकिल से करते हैं, कोई अंडा बेचता है, कोई
मूंगफली बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई अलग अलग चीज़ का विक्रय करते हैं, उनको एक 10,000 रुपये का ऋण सरकार तुरंत देती है और वो ऋण में 1 साल में वापस करना है। उस ऋण को जब वापस करेंगे तो जो इंटरेस्ट होगा उसका सरकार देगी, हमारा विभाग देगा। इसके बाद सफल होने पर अगर वो सफलतापूर्वक अपना ऋण अदा कर देता है 1 साल के अंदर और अच्छा और कुछ बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। और 20,000 रुपये भी अगर वो वापस करता है सही समय पर तो उसको 50,000 रुपये तक भी मिलने की ऐसा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा चुकी है। अर्थात जितने भी ऐसे युवा जो अपना थोड़ा बहुत काम शुरू करके उसको बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। दूसरा, जो महिलाओं को बैंकों से ऋण दिया जाता है, ऋण पहले उसका आकार छोटा था, कम ऋण मिलता था और दूसरी बात यह है कि कम लोगों को मिलता था। हालांकि कारण उसका ये है कि हमने 12-13 में सिर्फ 9 जिलों से ही ये योजना आजीविका मिशन शुरू किया था और 3 साल तक 9 ही जिलों में रहे थे। उसके बाद फिर उसमें 14 जिले जुड़े और हम 18 में ही हम सारे जिलों में हमने काम करना शुरू किया है। तो अब जो ऋण की आवश्यकता है वो बढ़ गई है। तो इस वर्ष के लिए जो हमारा लक्ष्य रखा गया है वो 1400 करोड़ रुपए का ऋण हमें महिलाओं को उपलब्ध स्व सहायता समूह को कराना है। इसके लिए प्रति माह 150 करोड़ रुपया एक दिन में क्रेडिट कैंप के माध्यम से दिया जाना है, जिसमें हर कैंप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी भोपाल से उपलब्ध रहेंगे और वो अपने हाथों से भी कुछ लोग हितग्राहियों को चेक देंगे। क्रेडिट कैंप आयोजित किया और 150 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा रहा है अलग अलग स्व सहायता समूह को। तो इसमें ये लोग क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी योजनाओं को वो लोग आगे ले जाएंगे और आपकी क्या ऐसी योजना है जिसके तहत वो लोग, चाहे वो मास्क बनाने का काम हो, चाहे या मार्केटिंग का हो, या जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कि ऐसे किस तरीके की चीज़ें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जैसे जैसे ऋण बढ़ेगा तो उस ऋण को हमें समय पे वापस करना है। समय पे वापस हम तभी करेंगे जब उसका उपयोग इस प्रकार से हो कि उसमें उस राशि में वृद्धि हो। तो अब हम धीरे धीरे इस स्थिति में आ गए हैं कि जो काम हमने शुरू किए थे उन कामों को बढ़ाएं हम। जैसे उदाहरण के तौर पर अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया था। अगरबत्ती जैसे हमारा आज की स्थिति में मुश्किल से 30-35 टन बन रहा है पर डे, इतना हम बनाना शुरू कर दिए हैं। वो कैसे 200 टन, 300 टन, 400 टन तक पहुँचे। ऐसे ही सैनिटरी नैपकिन का काम हमने किया है, साबुन है, बहुत सारे वॉश प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, डिटर्जेंट है, हैंड वॉश है। उसके बाद अभी सबसे अच्छी बात है कि लगभग 105 एक्टिविटीज़, अलग अलग गतिविधियां हमारी ग्रामीण महिलाओं ने करना शुरू कर दिया है और उनमें से करीब 45 उत्पाद हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ब्रांडिंग करनी है, उनकी मार्केटिंग करनी है और हम उसको मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी बेचना चाहते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। इसके लिए प्रदेश स्तर पर हमारे ही कार्यालय में एक मार्केटिंग सेल की स्थापना होगी और उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा चुकी है और उस सेल में हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट रहेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्सपर्ट रहेंगे, डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट रहेंगे, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट रहेंगे। तो ये सब जब रहेंगे तो हमारे जो भी उत्पाद आज बना रहे हैं हमारी ग्रामीण महिलाएं, उन उत्पादों की क्वालिटी में अंतर आएगा और उनकी डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद ऑनलाइन भी उनका ट्रेडिंग हम शुरू करेंगे। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनेगा, ये हमारा काम इसमें शुरू हो गया है। और सर, इस कोरोना के समय में हमने देखा है कि महिलाओं ने बहुत मास्क बनाए हैं और शायद मुझे लगता है कि लार्ज स्केल में जो मास्क बनाने का काम है स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिला है। तो इनके जो मास्क है कहाँ कहाँ वो लोग बेच रहे हैं और किस क्वालिटी के बना रहे हैं? कोरोना पीरियड में जो हमारी महिलाएं ग्रामीण हैं उन्होंने भी तो कैसे इसको अवसर में बदलें, इसका उदाहरण उनसे दरअसल सीखना चाहिए। 1,30,00,000 मास्क करीब बनाए गए हैं अभी तक और बेचे गए हैं। उसके बाद जो पीपी किट्स बनाए गए हैं। जब पीपी किट शुरू में बना रहे थे महिलाएं तो लोग कहते थे ये तो ग्रामीण महिलाएं कैसे बनाएंगी, लेकिन जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो उसकी डिमांड आई। देन सैनिटाइज़र उन्होंने बनाया, हैंड वॉश उन्होंने बनाया, साबुन उन्होंने बनाया, सारी चीज़ें बनाई हैं और बना के उन्होंने, और ये तो अभी मेरे को लगता है कि आने वाले समय में कुछ और भी इसकी आवश्यकता रहेगी, ये सतत प्रक्रिया रहेगी। और ये जो शुरुआती दौर में जो मास्क बने थे उतने अच्छे नहीं बने थे, लेकिन अब उनमें भी क्वालिटी में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और
उसकी क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ उनको बेचने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, उनको पहले से ही बुकिंग हो जाती है और सब उठ जाते हैं और अच्छा वो लाभ इससे कमा रहे हैं। जी जी, तो एक उनको ज़रिया जो था कमाने का वो इस पेंडेमिक में उनको एक मिल गया था, क्योंकि वाकई देखा है कि जैसे टेलरिंग का काम बंद हो गया था क्योंकि यूनिफॉर्म इस बार शायद मेरे ख्याल से बिके ही नहीं है, तो एक मास्क जो है उनके लिए एक मील का पत्थर शायद साबित हुआ होगा। लेकिन यूनिफॉर्म का भी अभी सरकार द्वारा उनको हमारी महिलाओं को यूनिफॉर्म सिलने का काम दे दिया गया है। लगभग 350 करोड़ रुपए का ये काम है और सभी जिलों में महिलाएं ये काम करना और शुरू शायद कर सर दी। पोषण आहार का भी काम है। पोषण आहार का काम भी वो निर्णय लिया जा चुका है सरकार द्वारा और बहुत जल्दी ही ये काम भी उनको मिलेगा और लगभग 1000 करोड़ का काम ये होगा। तो काम की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति अगर हो तो सब चीज़ होता है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जितनी पहले महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी थी, अब कितनी और जुड़ गई है, मतलब कितनी हो चुकी है अब? कल तक की अगर मैं फिगर आपको बताऊं तो 34,80,000 महिलाएं जुड़ी हैं, मतलब 35 लाख होने वाली हैं और हमें अगले 3 साल में 30 लाख महिलाओं को और जोड़ना पड़ेगा। 30 लाख को अगर हम जोड़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हमारी टारगेट फैमिलीज़ थी उनको हमने कवर कर लिया है और जोड़ना एक अपनी जगह पर है, साथ में उनकी आजीविका भी कैसे सुदृढ़ हो, कैसे सशक्त हो, ये काम भी उसके साथ ही हम करते रहेंगे। पिछली बार जब आपका मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैंने आपसे पूछा भी था एक आजीविका फ्रेश के बारे में और जो 5000 स्क्वायर फीट में जो महिलाएं नई नई सब्जियां लगा रही थी, आजीविका पोषण वाटिका कहते हैं। जी, जगह जगह महिलाओं ने उस पर काम भी किया है और बहुत सी ऐसी सब्जियां भी उगाई है और आजीविका फ्रेश में उसको सेल भी किया है। तो उस समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है? आजीविका पोषण वाटिका का महत्व महिलाओं को समझ में आया है और उसकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है और अभी आज पिछले करीब 5-6 महीने में हम देखें तो उसके जो पहले हमारी संख्या थी उसका डबल हो गया, दुगनी होगी। आज हमारे पास करीब 15.5 लाख आजीविका पोषण वाटिकाएं हैं और लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा कि इस कोरोना के पीरियड में ग्रामीण महिलाओं ने मास्क और सैनिटाइजर और पीपीई किट के अलावा सब्जी और फल भी बहुत बेचे हैं और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बड़े बड़े शहर हमारे हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें हम छोटे जो ट्रक होते हैं जिसे सफ़ेद हाथी भी आप बोलते हैं, उसके माध्यम से हम ताज़ा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पहुँचाएँ इन ग्रामों से लेकर। तो कुछ महिलाओं को या उनके परिवार को हम ट्रक खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराएंगे बैंकों से, ताकि बड़े शहरों में भी हमारी जैविक सब्जियां ताज़ा आएँ और आजीविका फ्रेश के अलावा एक ये काम भी हमारा शुरू हो जाए। तो सर जैसे आपने जैविक खेती की बात की है, तो मैं आपके आदिवासी एरिया में गई थी, वहाँ भी आप लोगों ने ही उन्हें ट्रेनिंग दी थी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो उसकी क्या स्थिति है? कहाँ कहाँ ये लोग जैसे गौमूत्र से औषधि बनाना, टॉनिक बनाना, ये सब सिखाया गया था उन्हें। जैसे एजोला जो है एल्गी, उसका इस्तेमाल करना है जिससे कि जो गाय हैं उसको दूध अच्छा देने लगती है, तो इसकी क्या स्थिति है? अभी एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि नरेगा के अंतर्गत करीब 4000 गौशालाएं बन रही हैं और उन गौशालाओं में से काफ़ी गौशालाओं का प्रबंधन एसएचजीज़ को भी मिल रहा है। बधाई के बाद तो जहाँ जहाँ हमारे समूहों को इसका मैनेजमेंट दिया गया है, प्रबंधन दिया गया है, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि बिज़नेस मॉडल पर इसको चलाएं, अर्थात बाहर से हमको कोई पैसे की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ जैसे कंपोस्ट है, उसके बाद जो गौमूत्र के कई किस्म के उत्पाद हमारे बायोपेस्टिसाइड से हैं वो हम बनाना शुरू भी कर दिया। गो कास्ट आपने सुना होगा कि गोबर की जो लकड़ी जैसे उसको शेप में देते एक मशीन उसके लिए आती है और वो हमारे जो शमशान घाट में उसकी आवश्यकता पड़ती है और होली के टाइम पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी। काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार महिलाओं ने गोबर के दिए, गोबर की मूर्तियाँ, गोबर के गमले, ऐसी चीज़ें भी दिवाली के टाइम पर बनाई थी। तो इन गौशालाओं में अभी हमको लगभग 450 गौशालाओं का प्रबंधन तो मिल गया है महिलाओं को, तो उनको प्रशिक्षण भी, सारी महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है और इन गौशालाओं का हम बेहतर प्रबंधन करेंगे और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक हमारा मटेरियल होगा, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर बनाएंगे, नाडेप यहाँ पर बनाएंगे और गोबर की जो खाद होती है डायरेक्ट वो हम बनाएंगे। जहाँ जहाँ गौशालाएँ बन रही हैं उनके समीपस्थ जो ग्राम हैं
उनको हम ये सप्लाई करेंगे, जिससे वहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट शुरू हो जाएंगे। रोजगार से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है कि जैसे रोजगार मेले जगह जगह आयोजित किए जाते थे और मैंने भी शूट किया, वहाँ पे बहुत ग्रामीण जो बेरोजगार लड़के लड़कियाँ सब लोगों की बहुत भीड़ आती थी और बड़े उत्साह से आते थे कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो आज उसकी क्या स्थिति है? कोरोना काल में वैसे तो रोज़गार मेले लगभग बंद हो गए थे, क्योंकि बंद सोशल डिस्टेंसिंग हमें करना है, मास्क हमें लगाना है, कंपनीज़ भी नहीं आ रही हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस पीरियड में जो बेरोज़गार लोग थे उनमें रोज़गार पाने के लिए बहुत बड़ी उनकी जो इच्छा थी या उनके जो एक सपना था वो और फिर से जाग उठा है। इसी का लाभ उठाते हुए पिछले लगभग 4-5 महीने में ही हमने 11,500 बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार से के अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। अर्थात उन्होंने अलग अलग कंपनीज़ में जाके काम करना शुरू कर दिया है। मात्र 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में 28 और 29 तारीख को भी हमने सतना ज़िले के अमरपाटन और रामनगर विकास खंड में 1000 लोगों को 2 दिन में ही रोज़गार के लिए भेज दिया है। हमारा प्रयास ये है कि हम अधिक से अधिक बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हमारे एक DDU GKY एक योजना है और एक RCT के माध्यम से भी हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन रोज़गार मेले के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि अब जितने लोगों को हम अवसर देंगे उनमें से अधिक लोग जुड़ना पसंद करेंगे और काम में जाकर ज्वाइन करेंगे। सर, अब हम यहाँ बैठे हैं महुआ हाउस में, यहाँ मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। हमारे से लगा हुआ ही समरधार रिजर्व फॉरेस्ट है और हम देखते हैं कि गांव की कई महिलाएं हर दिन 20-25 महिलाएं जंगल में जाती है। हेड लोडर्स है, वो लोग लकड़ियाँ काट के ले जाती है। तो क्या इनके लिए कोई ऐसी योजना है कि ये लोग ये लकड़ियाँ नहीं काटे और उन्हें एक मजबूत आजीविका मिले और जंगल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा? बिल्कुल संभव है जी। इतनी महिलाएं हमारे समूह में जुड़ गई हैं, उनमें से अधिकांशतः ने ये काम बंद कर दिया है। और दरअसल ये लकड़ी काटने का काम वो कोई शौक़ से नहीं करती, उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं हैं और डर के करती हैं, क्योंकि जब भी वहाँ पर कोई वन रक्षक आता है तो उनको पकड़ता भी है, उनसे फिर जुर्माना भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रुक जाना चाहिए, बहुत कठिन काम नहीं है। दरअसल जितना पैसा वो आज लकड़ी काट के बेच रही हैं, डर के बेच रही कमा रही हैं, उतना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा अगर हम उनको उपलब्ध कहीं और से कराते हैं और वो भी सम्मानपूर्वक कराते हैं तो वो छोड़ देंगे। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि कौन से गांव की महिलाएं हैं, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आपके संग इंटरव्यू कर रहा हूँगा तब तक ये बंद हो गया होगा। 1 सप्ताह के अंदर हमारे मिशन के लोग यहाँ पहुँचेंगे, उनसे बात करेंगे और समूह अगर नहीं बने तो बनाना शुरू करेंगे और कोई न कोई बेहतर रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। आशा करेंगे कि ये महिलाएं ये काम ज़रूर छोड़ेगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने जो नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए सरकार ने शुरू की है उसे आप आगे बढ़ाएंगे और ये जो मिशन है ये फिर से मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।